सो वेलकम गाइस। तो हम हमारे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देख लिया? अब तक हमने ये देख लिया कि सर हमने हमारा इंफ्रा ऑलमोस्ट रेडी कर लिया, ठीक है। इंफ्रा में हमने क्या क्या बना लिया? इंफ्रा में हमने क्या करा? हमारी गोल्डन ईएमआई से हमारा मशीन क्रिएट किया, ठीक है। उस मशीन को हमने टारगेट ग्रुप के अंदर रखा, ओके। और हमने एक लोड बैलेंसर भी क्रिएट किया, करेक्ट। और उस लोड बैलेंसर पे हमने क्या करा? एक लिसनर क्रिएट किया जो कि 80 पोर्ट पे लिसन करता है, राइट। 80 पोर्ट पे लिसन करता है, ठीक है। और हमने जैसे हमने लोड बैलेंसर क्रिएट किया तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है लोड बैलेंसर का डीएनएस, राइट। तो ये हो गया मेरा टारगेट ग्रुप और ये मेरा हो गया EC2 इंस्टेंस, ठीक है, जो कि हमने गोल्डन ईएमआई से क्रिएट किया था, राइट। अब क्या होता है गाइस, जब मुझे ये लोड बैलेंसर का डीएनएस मिला तो इस डीएनएस को मैंने क्या करा? ब्राउजर पे जाके हिट किया, करेक्ट। मैंने जैसे उस डीएनएस को ब्राउजर पे जाके हिट किया, लोड बैलेंसर के डीएनएस को, तो मुझे मेरा वेबसाइट एक्सेस हो गया, करेक्ट। ये मान लो ब्राउजर है, इंटरनेट। यहाँ से मैंने इसको हिट किया लोड बैलेंसर के डीएनएस को, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आई होगी और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आई होगी, करेक्ट, यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है। बट पहली चीज तो ये है सर, आप जो डीएनएस यूज कर रहे हो वो तो लोड बैलेंसर का है, करेक्ट। जो आप डोमेन नेम यूज कर रहे हो वो तो लोड बैलेंसर का है। हम रियल वर्ल्ड में लोड बैलेंसर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खुद का डोमेन नेम यूज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या होता है गाइस? अब ऐसा समझो कि आपका कोई एप्लीकेशन, आपका कोई सर्विस है, ठीक है। अब क्या होता है, आपका जो ये लोड बैलेंसर है, करेक्ट, ये भी क्या है? एक मशीन पे चल रहा है, करेक्ट। तो इसने भी आपको एक डोमेन नेम दिया है, करेक्ट। अगर मान लो इन केस अगर लोड बैलेंसर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल लोड बैलेंसर है ही नहीं, और आपका एप्लीकेशन आपके EC2 पे चल रहा है, तो आप क्या करते गाइस? आप इस EC2 का अब पब्लिक आईपी आप शेयर करते क्लाइंट के साथ, करेक्ट। क्लाइंट के साथ पब्लिक आईपी, क्योंकि मशीन तो क्या समझता है? मशीन तो आईपी एड्रेस समझता है ना। अगर आप कोई ट्रैफिक हिट करोगे तो जो गूगल है वो भी किसी मशीन पे चल रहा है, तो उसको कहीं भेजना है, करेक्ट। उसको रिक्वेस्ट कहीं हम भेजते हैं जब हम अपना डोमेन नेम हिट करते हैं। तो क्या होता है, अगर मान लो डोमेन नेम भी नहीं है, एक बार के लिए भूल जाओ, ना डोमेन नेम है ना लोड बैलेंसर है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पब्लिक आईपी शेयर करूंगा अपने यूजर्स के साथ, ठीक है। अब वो यूजर्स क्या करेंगे? पब्लिक आईपी को आके हिट करेंगे ब्राउजर पे, तो रिक्वेस्ट मेरी मशीन पे डायरेक्ट आ जाएगी। बट ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता। अब मान लो कोई आपका आईपी एड्रेस भूल गया, फिर कैसे एक्सेस करेगा? और कल को मान लो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, तो फिर कैसे एक्सेस करेगा? ठीक है। तो जो क्या होता है, जो डोमेन नेम होता है ना, वो क्या हेल्प करता है? वो ये हेल्प करता है कि लोगों के लिए, पीपल के लिए ना, जो जो ह्यूमन होते हैं उनके लिए क्या करूंगा मैं? इस आईपी एड्रेस का एक एलियास क्रिएट कर दूंगा। मतलब एक ह्यूमन रीडेबल एक नेम, एक यूआरएल क्रिएट कर दूंगा जो कि इस पब्लिक आईपी को ही मैप करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया www.example.com, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैं एक बार के लिए एग्जांपल के लिए रहा हूँ www.example.com, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। तो अब क्या होगा? अब आप बताओ, आईपी याद करना ज्यादा इजी होगा या फिर ये डोमेन नेम याद करना ज्यादा इजी होगा? करेक्ट। तो डोमेन नेम अपन को फटाफट से याद हो जाता है, लाइक example.com। और आईपी एड्रेस आपको ही पूरा याद करने में टाइम लगेगा और आप भूल भी सकते हो। तो डोमेन नेम ये बोलता है कि आप एक डोमेन खरीदो, करेक्ट। उस पे आपको जो भी आपको नेम चाहिए, जो भी आपको नेम चाहिए वो आप लो, ठीक है। उससे आप एक डोमेन नेम परचेस करो। फिर क्या होगा, वो आप अपनी वेबसाइट पे जाके अटैच कर दो, ठीक है। उस पे उस डोमेन नेम में क्या करो? आपका जो मशीन चल रहा है, ठीक है, आपका जो भी चल रहा है, लोड बैलेंसर कुछ भी चल रहा है, उन सब का आप रिकॉर्ड आके यहाँ पे इस डोमेन नेम के अंदर क्रिएट कर दोगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस डोमेन नेम के थ्रू मैं आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। पहला ये। तो क्या होता है, डोमेन नेम हेल्प करता है, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है? एक नेम मिल जाता है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को उस नेम के थ्रू एक्सेस कर पाओ, मतलब यूआरएल। सिंपल टर्म में समझो कि आपके एप्लीकेशन का एक यूआरएल आपको मिल गया, ठीक है। अब जो डोमेन नेम होता है, डोमेन जैसे हम बोलते हैं डीएनएस, 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 ठीक है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम, अभी जो आप डोमेन जहाँ पे आपका क्रिएट होगा ना, वो क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम होगा। वो डोमेन नेम की सर्विस प्रोवाइड कराने वाला कोई होगा, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम
ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को, किसमें किसमें ट्रांसलेट करता है, इनटू मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस में। तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस होगा और यहाँ पे एक ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम है। तो जो डोमेन नेम सिस्टम होगा ना, वो ट्रांसलेट कर देता है इसको इसमें, ताकि रिक्वेस्ट मेरी मशीन पे चल जाए। ठीक है, हम लोग तो ये समझ गए, बट अपना जो ब्राउजर होगा वो किसी मशीन पे चल रहा है, वो तो उसको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, वो तो एक आईपी एड्रेस पे जाएगा। करेक्ट, ताकि उसको रिक्वेस्ट वहां पहुंच जाए। अब जब आप लोड बैलेंसर का डीएनएस चेक करोगे, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि लोड बैलेंसर के डीएनएस के पीछे भी आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस। और ये मैंने आपको बताया भी था कि लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस आप कहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो सिंपल सी बात है, वहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि लोड बैलेंसर के डीएनएस के पीछे भी पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो वो क्या हो गया, वो तो हो गया लोड बैलेंसर का डीएनएस, और ये हो गया अपना डोमेन नेम। वो था लोड बैलेंसर का डोमेन नेम, ये अपना डोमेन नेम। तो अपने डोमेन नेम के पीछे भी अपन क्या कर सकते हैं, हमारी मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। करेक्ट। बट हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम डायरेक्ट EC2 का पब्लिक आईपी नहीं डालेंगे, हम डाल सकते हैं, बट हमको वो सॉल्यूशन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि EC2 का आईपी चेंज हो गया। इसलिए लोड बैलेंसर आता है पिक्चर में, और इस लोड बैलेंसर का डीएनएस डालेंगे हम इस पब्लिक आईपी की जगह। करेक्ट, इस पब्लिक आईपी की जगह हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर का डीएनएस डालेंगे। और बैकएंड में आपको पता ही है, लोड बैलेंसर के डीएनएस के पीछे पब्लिक आईपी होता है। करेक्ट, तो अपना रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा, अपना रिक्वेस्ट जब हम इसको हिट करेंगे तो अपना रिक्वेस्ट आएगा इस पब्लिक आईपी की जगह। लोड नहीं जाके हम लोग लोड बैलेंसर का डीएनएस डाल देंगे, और लोड बैलेंसर के डीएनएस को पता है कि कहाँ पे जाना है। तो वो क्या करेगा, लोड बैलेंसर के सर्वर पे जाएगा जहाँ पे लोड बैलेंसर क्रिएटेड हो गया, और वहां पे उसके पास रिकॉर्ड्स होते हैं बैकएंड में कि कौन सी मशीन पे रिक्वेस्ट भेजनी है, कहाँ पे भेजना है। तो वो डायरेक्ट अपने मशीन पे जाके हिट करेगा और हम वहां से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डोमेन नेम बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इसने। ठीक है, हमको आईपी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अपना खुद का डोमेन नेम क्रिएट करेंगे और हमारी वेबसाइट से उसको लिंक कर देंगे, या फिर उसके थ्रू हम एक यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे हमारे यूजर्स को कि आप इस यूआरएल को हिट करोगे तो आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो डीएनएस का मतलब आपको समझ में आ गया, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, डोमेन नेम, ये एक डोमेन नेम है, इसको ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस में। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा फ्लो समझोगे ना इसका कि ये कैसे बैकएंड में काम कर रहा है, तो इन द एंड आपको यही समझ में आएगा कि वो आईपी एड्रेस को ही जाके लास्ट में हिट करेगा। करेक्ट, ये क्योंकि अभी मैं इसका वर्किंग बताऊंगा कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, तो आपको और भी लाइक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, और एक डोमेन कैसे काम करता है, मतलब डीएनएस कैसे काम करता है, वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये बेसिक है, ये आना चाहिए कि डोमेन नेम कैसे काम करता है। अगर ये नहीं आएगा तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं बोर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा एक डोमेन है जो मैंने परचेस किया है, लाइक, ठीक है, लाइक www.example.com। ठीक है, अब क्या होगा, इस डोमेन नेम को कौन हिट करेगा, कोई यूजर ही हिट करेगा, ब्राउजर पे जाके कोई यूजर ही इसको तो हिट करेगा, राइट। मान लो ये यूजर है। ठीक है, मान लो ये यूजर है, इसने क्या करा, इसने इसको ब्राउजर पे जाके हिट किया। अब ब्राउजर को तो इस डोमेन नेम का पता नहीं, क्योंकि वो ये क्या, ये ह्यूमन इसको समझ सकता है, बट इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व मतलब इसके बैकएंड में क्या क्या रिकॉर्ड क्रिएटेड है, मतलब ये किससे मैप कर रखा है। क्योंकि लास्ट में तो मुझे आईपी एड्रेस ही चाहिए ना, जहाँ पे मुझे मशीन का आईपी एड्रेस मिल जाए, क्योंकि रिक्वेस्ट तो कहाँ जानी है, आईपी एड्रेस पे जानी है। समझ रहे हो। सो एक मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बेसिक समझाने के लिए मान के चलते हैं कि मैंने एक मशीन क्रिएट करी, फॉर एग्जाम्पल EC2। ठीक है, ताकि डीएनएस का आपको वर्किंग समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, और इस EC2 का इस EC2 का एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, मान के चलो। ठीक है, इस EC2 का एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, लाइक फॉर एग्जांपल मान के चलते पब्लिक आईपी एड्रेस है, लाइक, ठीक है, राइट, ये आईपी एड्रेस है, मान के चलो एक बार। अब क्या होगा, जब जब मैं ब्राउजर पे इसको हिट करूंगा, ठीक है, तो अब ये जो इसको जब मैं हिट करूंगा ना, तो मेरा जो रिक्वेस्ट होगा ना, वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा इसके ऊपर, क्योंकि मैंने इसको मैप कर रखा है। अब इसको मैं मैप कहाँ करूँ, क्वेश्चन इज इसको मैं मैप कहाँ पे करूँ। तो क्या होगा इस, जब आप डोमेन नेम परचेस करते हो ना, तो वो आप किसी कंपनी से परचेस करते हो। ठीक है, मतलब किसी रजिस्ट्रार से परचेस करते हो, या तो वो गोडेडी हो सकता है,
या तो वो AWS का रूट 53 हो सकता है, या फिर वो DNS मेड इजी हो सकता है, या फिर वो DigiCert, मल्टीपल डोमेन सर्विस प्रोवाइड करने वाले, DNS सर्विस प्रोवाइड करने वाले कंपनियां हैं। ठीक है, तो मैंने जो डोमेन नेम परचेस किया था वो मैंने GoDaddy से किया था, तो मैं GoDaddy का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वरना आप सबका वर्किंग सेम ही होता है। आप AWS का रूट 53 ले लो, वो भी एक DNS सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो DNS सर्विस AWS में कौन प्रोवाइड करता है? रूट 53। और DNS क्या होता है? मशीन ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है किसे? मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस में। तो डीएनएस सर्विस प्रोवाइड करने वाला सर्विस कौन है AWS में? रूट 53। ठीक है, अब इसको मैंने ब्राउजर पे हिट किया, तो इसका जो रिकॉर्ड है मैं कहीं तो क्रिएट करके रखूंगा। तो मान के चलो कि मैंने डीएनएस, जो मैंने मेरा जहाँ पे डोमेन नेम है वो मेरा गोडैडी पे है, मान के चलो। ठीक है, मान के क्या, मेरा गोडैडी पे ही है। ठीक है, तो अब इस गोडैडी पे, ठीक है, मुझे मेरा गोडैडी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, मैंने मेरे डोमेन नेम जहाँ मैंने परचेस किया था उस पे मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। क्या रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया इसके अंदर मैंने? कि अगर www, ठीक है, example.com, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, लाइक example.com से अगर कोई भी आए, ठीक है, तो उसको कहाँ पे भेजना है मेरे को? उसको मेरे को भेजना है इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे, जो कि मेरी मशीन का है। करेक्ट, लाइक 45 34 76 एंड 89। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो अब जब मैं ब्राउजर पे हिट करूंगा तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड GoDaddy के पास बना हुआ है? दिस इज अ क्वेश्चन। आपने तो ब्राउजर पे हिट कर दिया, आप क्रोम ले लो, मोजिला ले लो, उस ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये इस डोमेन नेम के पीछे कौन सा आईपी एड्रेस इन्होंने डाला हुआ है? करेक्ट। तो अब आप समझो कैसे पता चलेगा, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आपने इसको ब्राउजर पे हिट किया सबसे पहले, तो जब भी आप इसको ब्राउजर पे हिट करोगे तो आपके, अब आपका जो लैपटॉप होगा, राइट, आप इसको अपने लैपटॉप से हिट करोगे, कहीं से भी हिट कर लो, तो वो क्या होगा, वो किसी राउटर से कनेक्ट होगा, या फिर मतलब उस पर इंटरनेट चल रहा होगा। अब इंटरनेट पे चल रहा होगा तो वो किसी न किसी राउटर से तो कनेक्ट होगा। और वो राउटर कौन सा होगा? वो राउटर होगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का राउटर, लाइक जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो भी आप यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू आप इंटरनेट पे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जब आप हिट करोगे तो ये आपके राउटर के थ्रू कहाँ पे जाएगी? आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जाएगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? खुद के डीएनएस में चेक करेगा कि भाई www example.com का कोई रिकॉर्ड है क्या हमारे डीएनएस रिजॉल्वर में। ठीक है, खुद का एक इनका खुद का भी एक डीएनएस रिजॉल्वर होता है जो ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। हर मतलब हर कंपनी का खुद का एक डीएनएस सर्वर होता है, मान के चलो, जहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि अब ये अपन को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम google.com हिट करते हैं तो इसके पास क्या होता है, वो उसका होता है कि हाँ भाई google.com बहुत लोग यूज करते हैं, तो ये कैशे करके रखता है, तो उसी पे हमको भेज देता है। ठीक है, ये ओरिजिन पे डायरेक्ट लेके नहीं जाता है। तो इनके पास भी कैशे कैशे होके रखते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स कि हाँ भाई इस पे मतलब ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो इनको ये लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं कि हाँ कैशे हो जाता है मतलब। ठीक है, एक बार ही समझो। तो ये क्या होगा, मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये चेक करेगा डीएनएस को, इसको रिजॉल्व करेगा। ये देखेगा कि www.example.com क्या पहले किसी ने हिट किया था क्या? तो अगर किसी ने पहले हिट किया होगा तो इसके डीएनएस सर्वर में वो कैशे हो गया होगा। ठीक है, अब तो ये अब इसको नहीं मिला। ठीक है, इसको नहीं मिला, ये बोला नहीं पहली बार हिट आया, इसको नहीं मिला। अब ये क्या करेगा, ये अब इसको इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अब ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा कहाँ पे? कहीं और। अभी कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा? उसको बोलते हैं हम रूट डीएनएस या फिर रूट डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, ये टॉप लेवल पे आते हैं एकदम, तो उसको बोलते हैं रूट नेम सर्वर। ठीक है, या फिर रूट डीएनएस बोल दो। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा, अब आईएसपी को पता है कि मुझे इसके पास ही भेजना है, क्योंकि ये कहाँ से आई है? www.example.com। आईएसपी के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो अपना, उसको इसके बारे में नहीं पता। तो ये टॉप रूट लेवल पे भेजेगा सबसे पहले कि भाई आपके पास इस, ये जो मेरे पास डोमेन नेम है इसका इसका रिकॉर्ड है क्या आपके पास? मतलब इस इसके पीछे क्या आईपी एड्रेस है ये आपको पता है क्या? तो रूट नेम सर्वर बोलेगा कि मेरे पास, मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि जो रूट नेम सर्वर होता है ना, वो किसका रिकॉर्ड रखता है, किसका आईपी एड्रेस रखता है? ये रखता है टॉप लेवल डोमेन नेम का।
ठीक है, मतलब टॉप लेवल में क्या आता है, टॉप लेवल में आता है लाइक डॉट कॉम। ठीक है, डॉट कॉम हो गया, डॉट इन हो गया, डॉट ए आर जी हो गया, जितने भी डॉट आप देखोगे ना, डॉट यू के हो गया, डॉट जेपी हो गया। ठीक है, तो जितने भी डॉट के बाद इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो इन सब के रिकॉर्ड रखता है रूट नेम सर्वर। तो रूट नेम सर्वर इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के डीएनएस रिजॉल्वर को बोलेगा कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि इसने यहां से क्या हिट किया, इसने हिट किया लाइक www, पूरा डोमेन जो भी अपना डोमेन नेम है लाइक एग्जाम्पल.com। ठीक है, एग्जाम्पल.com इसने ये हिट किया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आया, ये बोला मुझे नहीं पता, बस मुझे टॉप लेवल डोमेन के बारे में पता है, डॉट कॉम की, डॉट कॉम का सर्वर कहाँ पे जहाँ पे इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो ये इसको ये इन्फॉर्मेशन देके भेज देगा। अब क्या होगा, अब आईएसपी जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है, उस जिस जो मतलब जिस टॉप लेवल डोमेन का जो इसके पास इंफॉर्मेशन है कि ये टॉप लेवल डोमेन का एंट्री कहीं और सर्वर पे क्रिएटेड है। ठीक है, कहीं और डीएनएस सर्वर पे मेंटेन है। तो अब क्या होगा, अब ये आईएसपी रिक्वेस्ट करेगा उस टॉप लेवल डोमेन के सर्वर पे, डीएनएस सर्वर पे। ठीक है, तो ये नेम सर्वर होगा किसका, टॉप लेवल डोमेन का, जहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं। अब ये इससे फिर पूछेगा पूरा, इससे ये हमेशा जब भी आईएसपी पूछेगा तो पूरा पूछेगा कि आपके पास www.example.com का कोई रिकॉर्ड क्रिएटेड है क्या, मुझे इस पे जाना है, मुझे इसके पीछे जो आईपी एड्रेस है वो मुझे पता करना है, ताकि मैं उस रिक्वेस्ट को वहां पे भेज सकूं। ठीक है, क्योंकि वो किसी मशीन पे चल रही है। ठीक है, तो अब ये नेम सर्वर बोलेगा कि मुझे नहीं पता कि www.example.com का कोई आपके पास रिकॉर्ड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं पता था, किसको, रूट नेम सर्वर को नहीं पता था कि इसका है। तो अब इसने भेज दिया कहाँ पे, डॉट कॉम के पास। अब डॉट कॉम के मैं यहाँ पे आ गया। करेक्ट। ठीक है, अब आईएसपी ने फिर रिक्वेस्ट किया कि आपको पता है क्या www.example.com का आपके पास कोई रिकॉर्ड है क्या। तो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास www.example.com का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट मेरे पास example.com का रिकॉर्ड है। इसका example.com का। ठीक है, example.com। ठीक है, तो अब जो मैंने डोमेन परचेस किया, तो मेरा डोमेन क्या था, मैं मेरा जो डोमेन था वो था example.com, जो कि मैंने GoDaddy पे परचेस किया है। ठीक है, ये मेरा डोमेन था। ठीक है, अब ये हो गया नेम सर्वर। अब ये बोला, ये जो टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर था, ये बोला कि मेरे को ना example.com का पता है, पर इस www का नहीं पता। तो ये क्या करेगा, ये किसका, अब इसको ये किसका पाथ बताएगा, ये जो टॉप लेवल नेम सर्वर है, ठीक है, जो डॉट कॉम का नेम सर्वर है, ये इसको किसका रिकॉर्ड बताएगा, ये इसको बताएगा इस आईएसपी को कि आपको जाना है GoDaddy के पास, क्योंकि ये GoDaddy के ऊपर मेंटेन है example.com। अब इसको कैसे पता कि GoDaddy के पास है, तो ये काम किसका होता है, जब भी आप कोई डोमेन खरीदते हो ना, तो ये GoDaddy के आपका रजिस्ट्रार है। ये क्या कर देगा, ये रजिस्टर कर देगा आपके डोमेन नेम को टॉप लेवल डोमेन्स में, लाइक डॉट कॉम पे जाके कर देगा, रूट लेवल, जितने भी डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट इन, जो भी आपका डोमेन है, सबको टॉप लेवल डोमेन में जाके रजिस्टर कर देगा कि भाई इससे, इस डॉट कॉम, इससे मतलब example.com, ये क्या example.com है, तो इससे भी कोई रिकॉर्ड आए ना, तो उसको आपको भेजना है GoDaddy के पास। अब ऐसा नहीं GoDaddy आप यूज करो, आप रूट 53 पे जाके कोई डोमेन क्रिएट कर लो, फॉर एग्जांपल www.techdevops.com करके मान लो। ठीक है, अब मैंने उसको क्या करा, मैंने उस डोमेन को परचेस किया रूट 53 पे। करेक्ट। तो अब रूट 53, अब जो ये प्रोसेस वैसे ही फ्लो होगा, तो क्या होगा, जब इस डॉट कॉम नेम सर्वर पे मेरे रिक्वेस्ट आएगा ना, लाइक techdevops.com, तो ये बोल देगा कि ये जो डोमेन है, ये मेरे ऊपर रजिस्टर किसने किया था, ये रूट 53 ने किया था। तो आपको ये उस रूट 53 का रिकॉर्ड एंट्री दे देगा, उस सर्वर की एंट्री दे देगा, उस नेम सर्वर की, कि आपको इसके ऊपर जाना है GoDaddy के पास, सॉरी रूट 53 के पास। ठीक है, बट मेरे केस में क्या है, मेरे केस में क्या है, GoDaddy है। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट आएगी, ये नेम सर्वर जो इस आईएसपी को इंफॉर्मेशन देगा, जो बताएगा, वो क्या बताएगा, वो नेम सर्वर बताएगा, किसका नेम सर्वर के बारे में बताएगा, वो example.com के नेम सर्वर के बारे में बताएगा, जो कि GoDaddy के पास है। तो ये इसका इंफॉर्मेशन इसको दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गया, तो इसने इसको इन्फॉर्मेशन, अब ये जाएगा GoDaddy के पास, क्योंकि जो नेम सर्वर का इसने इसको बताया होगा, वो किसका नेम सर्वर है, वो GoDaddy का नेम सर्वर है। तो मैं आपको नेम सर्वर का एक एंट्री रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, कैसे नेम सर्वर GoDaddy के रिकॉर्ड क्रिएटेड होते हैं। ठीक है,
तो ये आ गया GoDaddy के पास। अभी GoDaddy से फिर पूछेगा कि भाई आपके पास www.example.com करके कोई रिकॉर्ड क्रिएटेड है क्या? तो GoDaddy बोलेगा हाँ मेरे पास रिकॉर्ड एक क्रिएटेड है और वो इस आईपी एड्रेस से मैप है। तो क्या होगा, जब आईएसपी को मिल गया कि हाँ भाई मुझे इस आईपी एड्रेस पे जाना है, तो GoDaddy इसको ये आईपी एड्रेस दे देगा और ये आईएसपी क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस के पास रिक्वेस्ट भेज देगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे आप इस एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट था डीएनएस का, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको एज अ फ्रेशर पे ये पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही गोरेडी का काम करता है, तो अभी हम ऐसे ही काम करने वाले हैं। बट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हम EC2 यूज नहीं कर रहे, आप EC2 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या करा, हमने लोड बैलेंसर क्रिएट कर दिया और लोड बैलेंसर हमको ऑलरेडी डीएनएस देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस आईपी की जगह हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर का डीएनएस डाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस जैसे आप यहाँ पे लोड बैलेंसर का डीएनएस डाल दोगे ना, तो यहाँ पे एक और कॉल बढ़ जाएगा। एक और कॉल मतलब एक कॉल ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस मिल गया इसलिए कॉल रुक गया, बट जब आप लोड बैलेंसर का डीएनएस डालोगे तो अभी भी मेरे पास डीएनएस है। समझ रहे हो? तो अब GoDaddy क्या बोलेगा, GoDaddy बोलेगा कि मेरे पास ये डीएनएस है। ठीक है, इसका मैं आपको दे सकता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस नेम सर्वर का इसको दे देगा। ठीक है, कि आपको ये amazon.com पे जाना पड़ेगा। फिर ये amazon.com के पास जाएगा, फिर वो amazon.com के नेम सर्वर से पूछेगा कि आपके पास इसका रिकॉर्ड है। तो अमेजोन का जो नेम सर्वर होगा वो बोलेगा हाँ मेरे पास इस लोड बैलेंसर का रिकॉर्ड है और उसके पीछे ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा डायरेक्ट यहाँ पे उस आईपी एड्रेस पे। ठीक है, तो ऐसे फ्लो है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम EC2 के पर्सपेक्टिव से समझ रहे थे, बट हम क्या डालेंगे, इसका डीएनएस, मतलब यहाँ पे लोड बैलेंसर का डीएनएस, बस दैट्स इट। और ये बैकएंड में ऐसे फ्लो होता है। करेक्ट, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, अभी जब हम लोड बैलेंसर का, जैसे अभी मैं जाता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट था, जो हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट किया था, वो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, वो हमने लोड बैलेंसर पे हमारा जो 80 लिस्टनर क्रिएट किया था, सब कुछ क्रिएट किया था और हमारे एप्लीकेशन को हमने एक्सेस भी किया था। राइट, राइट, जैसे ये मेरा लोड बैलेंसर था और इस पे आके मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट किया। ठीक है, अगर देखो ये चल रहा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, लाइक क्योंकि मैंने क्या करा था, जब मैंने लास्ट लेक्चर क्रिएट किया था तो मैंने ये लोड बैलेंसर क्रिएट किया था, बट उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि इसका कॉस्टिंग लगता। ठीक है, तो मैंने इसको वापस से सेम टू सेम वैसे ही क्रिएट किया है ताकि आपको कुछ अलग नहीं लगे। ठीक है, नेमिंग अगर कुछ अलग हो गया होगा तो सॉरी, बट सब कुछ वही स्पेसिफिकेशन है जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, चलो, तो ये मेरा चल रहा है अभी, हेलो डेवॉप्स पीपल, हेलो टेक डेवॉप्स। बट क्वेश्चन आता है सर, ये तो अभी भी लोड बैलेंसर के डीएनएस से चल रहा है, हमको हमारे डोमेन नेम से चलाना है, लाइक example.com। ठीक है, बट जो मैंने डोमेन नेम परचेस किया है वो मैंने example.com नहीं किया, मैंने कुछ और डोमेन परचेस किया जो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा GoDaddy का अकाउंट है, तो इसमें जो मैंने डोमेन परचेस किया है उसका नाम है mgem.co.in, ये मेरा डोमेन है। ठीक है, ये डोमेन है। अब देखना, अभी जैसे ये अभी एक लोड बैलेंसर के डोमेन से चल रहा है, डोमेन नेम जो लोड बैलेंसर का है उससे चल रहा है। अब मुझे इसको चलाना है मेरे डोमेन नेम से, लाइक www.mgem.co.in। ठीक है, तो मुझे इस डोमेन नेम के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया। राइट, तो आपको नेम सर्वर दिखाता हूं। देखो ऐसे होते हैं नेम सर्वर्स, किसके, GoDaddy के। तो ये दिख रहा है, ये डोमेन कंट्रोल डॉट कॉम, ये होते हैं नेम सर्वर्स। ठीक है, तो ये नेम सर्वर का इन नेम सर्वर्स के बारे में बताते हैं हमारे ये टॉप लेवल डोमेन। तो इसके पास जब रिक्वेस्ट गई होगी ना, तो इसने इस नेम सर्वर के बारे में बताया होगा कि ये नेम सर्वर की एंट्री है मेरे पास, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये example.com। ठीक है, तो ऐसे ये नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन बता देता है आईएसपी को, तो फिर आईएसपी उस नेम सर्वर पे जाके पूछता है कि हाँ भाई आपके पास ये रिकॉर्ड है, तो बोलता है हाँ मेरे पास ये रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड कहाँ क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डीएनएस रिकॉर्ड पे क्लिक किया। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है सर, अभी जो मैं रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, मैं रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा लाइक www.mgem.co.in। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब मैं इसको हिट करूंगा और इसको मैं एक्सेस करूंगा, राइट, तो बैकएंड में मुझे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट, तो अब पहले फटाफट से करते हैं एक रिकॉर्ड क्रिएट, लाइक www, ओके, www.mgem.co.in।
डॉट इन। ठीक है, इसको ये मुझे रिकॉर्ड चाहिए और इसको मैं मैप करूंगा किसके साथ, इसको मैं मैप करूंगा मेरे लोड बैलेंसर के साथ। अब जब मैप करते हैं ना तो एक टाइप लिखना पड़ता है कि किस टाइप से आपको मैप करना है, तो मैं यूज करूंगा सी नेम टाइप। ठीक है, और इस सी नेम के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लोड बैलेंसर का डीएनएस जो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट, ये वेब ऐप आईफन ALV जो भी ये पूरा लिखा हुआ है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट एक बार के लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो मान के चलो मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब बोलोगे सर सी नेम क्या है, सी नेम हम क्यों यूज करते हैं, तो सी नेम एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं कैनोनिकल नेम। जब आप दो डोमेन नेम यूज कर रहे हो मैप करने के लिए, रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, तो आप हमेशा सी नेम यूज करोगे। बट अगर आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो लाइक इस डोमेन के साथ मैप करने के लिए, तो आप क्या यूज करोगे, आप ए टाइप यूज करोगे, ए टाइप। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि ए टाइप में कब यूज करूंगा और सी नेम में कब यूज करूंगा, तो याद रखना जब भी दो डीएनएस होंगे, दो डोमेन नेम होंगे, तो उसको मैप करने के लिए आप सी नेम यूज करोगे, और अगर आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस के साथ रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो आप ए टाइप यूज करोगे। ठीक है, तो अगर मैं मेरे इसमें आऊँ गोडेडी के अकाउंट में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करूँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे मुझे ए भी मिल रहा है और सी भी, अगर मैं ए पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस की वैल्यू पूछ रहा है, राइट, करेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे सी नेम लिखूंगा, करेक्ट, और यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करना है लाइक www.mgm.co.in, तो मैंने यहाँ पे लिखा www। अब मेरा अब मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, याद रखना, अब मैं यहाँ पे पूरा ऐसे नहीं लिखूंगा लाइक mgm.co.in, क्योंकि जो आपका डोमेन नेम होता है ना वो ऑटोमेटिकली अटैच होता है जो भी आप यहाँ पे नेम देते हो उसके पीछे। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे डब्ल्यू 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 लिखा ना, तो ऑटोमेटिकली जब आप एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दोगे ना, तो www.mgm.co.in ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। तो आप गलती से ऐसा मत क्रिएट कर देना लाइक www.mgm.co.in, ये मेरा रिकॉर्ड है, फिर इसके पीछे भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपका डीएनएस, ये इस डोमेन नेम को एंट्री कर देगा। समझ रहे हो, तो आपको जो एंट्री करनी है, आपको एंट्री करनी है आपके सब डोमेन की। अब सब डोमेन क्या होता है, ठीक है, तो सब डोमेन होता है आपके डोमेन के आगे का पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमेन, फॉर एग्जांपल लाइक मेरा जो डोमेन है वो है mgm.co.in। ठीक है, अब इसके आगे मैं लगा दूंगा www, तो वो हो गया क्या, वो हो गया मेरा सब डोमेन। तो मुझे एंट्री क्रिएट करनी है मेरे सब डोमेन की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर दी। उसके बाद वैल्यू, अब मुझे किसके साथ मैप करना है, मुझे लोड बैलेंसर के डीएनएस के साथ मैप करना है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है TTL मतलब टाइम टू लिव, मतलब ये ऐसे बताता है कि आपका जो रिकॉर्ड है, अगर मान लो ये रिकर्सिव कॉल जितने भी अभी हुए हैं ना, ये इतने रिकर्सिव कॉल, तो ये क्या करेगा, ये बता देगा, ये जो टाइम टू लिव होता है ना, ये कैशे करने के लिए काम आता है। तो आपके जब ISP होगा ना, जब एक बार यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो ये कैशे कर लेगा आपके आपके रिकॉर्ड को इस ISP के डीएनएस पे, या फिर वो आपके लोकल मशीन के डीएनएस पे भी कैशे कर सकता है। तो याद रखना आपके सर्वर, जो आपका लैपटॉप जहाँ पे आप चला रहे हो ना, वहाँ पे भी एक डीएनएस सर्वर होता है जहाँ पे वो कैशे करके रखता है आपके डोमेन नेम के रिकॉर्ड्स को, कि अगर किसी ने google.com पे हिट किया तो वो ऑलरेडी कैशे है तो उसको वहां भेज देगा। ठीक है, उस रिकॉर्ड पे। ठीक है, क्योंकि वो कैशे करके रखता है। ठीक है, तो ये मैं जब लिनक्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि डीएनएस कैसे चेक करते हैं कि हमारा डीएनएस, कि हम हमारे मशीन पे डीएनएस की एंट्री कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ETC होस्ट करके एक फाइल होती है, वहां पे आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो आपके डीएनएस का, करेक्ट। तो आपका भी, आपके मशीन का भी एक डीएनएस सर्वर होता है जहाँ पे कैशे हो सकता है आपका रिकॉर्ड। ठीक है, लाइक example.com, इस पे जाना है तो इस पे भेजेगा वो, करेक्ट, वैसे रिकॉर्ड एक क्रिएट कैशे हो जाता है। तो वैसे सिमिलर इस ISP के पास कैशे हो जाता है। तो ये उसके लिए है कि आधे घंटे तक तो कैशे रहेगा, बट आधे घंटे के बाद फिर से ये रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेगा, फिर से ये प्रोसेस होगा। तो जितना आप TTL ज्यादा रखोगे ना, उतना लोड कम पड़ेगा आपके DNS सर्वर पे। ठीक है, ये डीएनएस जो मेंटेन करता है, यहाँ पे लोड कम पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी नहीं, रिक्वेस्ट क्या होगी, कैशे हो जाएगी। कैशे हो जाएगी तो बार बार यहाँ पे हिट नहीं आएगा। बट अगर आपने कम कर दिया तो बार बार यहाँ पे हर उस टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे आके वो रिजॉल्व करेगा बार बार आके। ठीक है, जैसे आपने amazon.co.in लिखा ना, तो बार बार वो गोरेड आधे घंटे बाद वो गोरेडी के पास आएगा और चेक करेगा कि अच्छा इसके पीछे ये रिकॉर्ड है, फिर उस पर लेके जाएगा वैसे ही। और अगर आपने यहाँ पे लिख दिया लाइक एक वीक, तो एक वीक तक तो वो कैशे करके रख लेगा आपके लोकल पे, तो वो वहीं से उसको हिट करता रहेगा कि लाइक mgn.com के आगे इस लोड बैलेंसर की एंट्री है तो उस पर लेके जाना है। तो वैसा काम करता है TTL का। तो इसलिए मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका मेनली काम यही कैशिंग करने का। ठीक है, मतलब कि ये आपका रिकॉर्ड कैशे रहेगा। ठीक है, अब
अब उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। अब ये मेरा जो डीएनएस है ये अब मेरा यहाँ पे आके सेव हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड बन गया, लाइक www.mgm.co.in, और ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं पहले क्या यूज कर रहा था, पहले मैं इस लोड बैलेंसर के डीएनएस को यूज कर रहा था, करेक्ट, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया, और पहले तो इसके थ्रू मैं एक्सेस कर रहा था, अब मैं एक्सेस करूंगा मेरे डोमेन नेम के थ्रू, जो कि क्या क्रिएट किया है मैंने, रिकॉर्ड www.mgm.co.in। अब मैं इसको जैसे हिट करूंगा, ठीक है, तो देखो ये मेरा चल गया ना। पहले ये लोड बैलेंसर के डीएनए से चल रहा था, अब ये चल रहा है मेरे डोमेन नेम के साथ, ठीक है, जो कि है www.mgm.co.in के साथ। तो यहाँ पे हो गया आपका, आपके खुद के डोमेन नेम से आप अपने वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये चल रहा है, बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये डोमेन नेम आपने लगा दिया खुद का, चलो यहाँ तक आप सीख लिए। अब ये नॉट सिक्योर है, करेक्ट। आपका जो एप्लीकेशन चल रहा है वो नॉट सिक्योर है, मतलब वो एच टी टी पी प्रोटोकॉल पे चल रहा है, राइट। किस पे चल रहा है, वो एच टी टी पी प्रोटोकॉल पे। अब जो एच टी टी पी प्रोटोकॉल पे चलता है ना, उसको यूज करने के लिए मना करते हैं सब लोग कि वो नॉट सिक्योर है। आपका जो डेटा होगा, जो पैकेट में फ्लो होगा, उस पैकेट को कोई भी कैप्चर करके आपका डेटा रिट्रीव कर सकता है, ठीक है। तो दुनिया बोलती है एच टी टी पी पे हमको नहीं चलाना है हमारा एप्लीकेशन, कोई भी कंपनी देख लो वो एच टी टी पी पे नहीं चलाएगी, ठीक है। इन केस अगर वो इंटरनल कंपनी के लिए यूज हो रहा है, दैट्स इट, वीपीएन के थ्रू, राइट। अब मुझे इसको करना है सिक्योर, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा एच टी टी पी एस, करेक्ट। अब जो अब मुझे ना मेरी वेबसाइट को करना है सिक्योर, करेक्ट। अब आपको आपकी वेबसाइट को अगर सिक्योर करना है तो आपको क्या यूज करना है, एसएसएल सर्टिफिकेट ऑफ योर डोमेन, करेक्ट। अब ये मैं एसएसएल सर्टिफिकेट कहां से क्रिएट करूं, दिस इज अ क्वेश्चन, कि मैं सिक्योर एसएसएल सर्टिफिकेट कहां से क्रिएट करूं, करेक्ट। तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना, या तो वो आपका जहाँ पे आपने डोमेन नेम होस्टेड किया है तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है। बट अगर आप उनसे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते तो और एडब्ल्यूएस का यूज करना चाहते हो, तो एडब्ल्यूएस का सबसे अच्छा लगता है मुझे वो सर्विस जिसको बोलते हैं हम एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मैनेजर। वहां पे जाके आप अपने डोमेन नेम का एक सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो। बट क्वेश्चन ये आएगा, सर वहां पे जाके अगर मैं सर्टिफिकेट क्रिएट कर दूंगा तो वो सर्टिफिकेट क्या वैलिड सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि एडब्ल्यूएस को क्या पता कि वो सर्टिफिकेट वैलिड है या इनवैलिड है, या वो डोमेन नेम मेरे पास है या नहीं है। अब आप तो कुछ भी डोमेन नेम क्रिएट कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी वेबसाइट को सिक्योर करना है, उसके लिए मुझे एक एसएसएल सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, राइट। एसएसएल सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो एसएसएल सर्टिफिकेट मुझे कौन देगा, ठीक है। तो वो एसएसएल सर्टिफिकेट मुझे एक सर्विस देता है एडब्ल्यूएस का, जिसको हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस, ठीक है, सर्टिफिकेट मैनेजर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से जाऊंगा एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मैनेजर पे, ठीक है, ये रहा। इसको मैंने लिंक ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे आके मुझे एक सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, ठीक है। ये बोल रहा है आप यहाँ पे आके एक एसएसएल सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो खुद का, बट अब मैं एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे आके अगर क्रिएट करूंगा तो क्रिएट करने के लिए आपको जाना है रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट पे, ठीक है। तो ये बोलेगा कि रिक्वेस्ट पब्लिक एसएसएल सर्टिफिकेट, फिर आपको करना है नेक्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, ये पूछता है आपके सर्टिफिकेट का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम दो, ठीक है। मतलब आप किस नाम से बनाना चाहते हो वो आप पूरा प्रोवाइड करो, फॉर एग्जाम्पल www.example.com, ठीक है, वैसा। तो मेरा जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है वो है www.mgm.co.in। बट अगर आपके पास, अब क्वेश्चन क्या आएगा देखना, समझना चीज को, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया लाइक www.mgm.co.in। क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो तो mgm.co है, .co.in है। तो मैं सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप AWS से सर्टिफिकेट क्रिएट करते हो ना, तो ये बोलता है वैलिडेशन के लिए, विच इज इंपॉर्टेंट, दिख रहा है, डीएनएस वैलिडेशन।
अगर आपने डीएनएस अगर आपने डीएनएस वैलिडेशन प्रॉपर किया तो ही आपका सर्टिफिकेट इशू करेगा एडब्ल्यूएस, वरना नहीं करेगा। ठीक है। अब डीएनएस वैलिडेशन करने के लिए क्या चाहिए सर? डीएनएस वैलिडेशन करने के लिए आपको डोमेन नेम चाहिए जिसका आप सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। आगे आप कुछ भी लिखो, सब डोमेन नेम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो पीछे का है वो आपका डोमेन नेम आपके पास कहीं पे होना चाहिए। क्योंकि अभी जब वैलिडेशन करेंगे ना तो डोमेन नेम में जाके ही वैलिडेशन होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। फिर मैंने क्या वैलिडेशन मेथड, एक तो होता है डीएनएस वैलिडेशन, एक होता है ईमेल वैलिडेशन। ईमेल वैलिडेशन भी होता है, उस पर क्या करना पड़ता है आपको, आपके ईमेल एड्रेस पे जाके उसको क्लिक करना पड़ता है लिंक को, तो वैलिडेशन हो जाता है। ठीक है। तो कुछ कुछ लोग ये भी यूज करते हैं, और डीएनएस वैलिडेशन हमारे पास डोमेन नेम है, इसलिए हम डीएनएस वैलिडेशन यूज करेंगे जो एडब्ल्यूएस रिकमेंड करता है। ठीक है। मैंने क्या रिक्वेस्ट, तो देखो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट अभी क्रिएट हो जाएगा, दिख रहा है? यहाँ पे एक सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया, लाइक www.mgm.com। ठीक है, दिख रहा है? अब ये सर्टिफिकेट क्या है? वैलिडेट नहीं है, इसका वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो जब भी वैलिडेशन करना होगा तो ये आपको बताएगा कि आपको आपके डोमेन नेम में जाके एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है जिसका सी नेम तो ये होगा, सी वैल्यू ये होगा, और टाइप होगा सी नेम। ठीक है। जैसे अभी हमने क्रिएट किया ना, राइट, जैसे अभी हमने क्रिएट किया, लाइक ये वैल्यू ये हो गया और ये हो गया, और सी नेम में क्रिएट किया। सिमिलरली एडब्ल्यूएस आपको पूरा डिटेल देता है कि आपको ये डीएनएस की एंट्री करनी है आपके गोडैडी अकाउंट में जाके, और जो उसका टाइप होगा किस टाइप से करनी है, सी नेम से करना है। तो मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, पहले सी नेम फर्स्ट वाला। अब यहाँ जाके मैं करूँगा ऐड न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे चूज करूंगा सी नेम, क्योंकि वहां पे सी नेम लिखा हुआ है और आपको पता है सी नेम हम कब यूज करते हैं। ठीक है। ये मैंने लिखा। अब देखो इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है www.mgm.co.in। अगर मैंने ये यहाँ पे डाल दिया ना तो इसके आगे है ना, मेरा जो डोमेन नेम है ना, ये ऑटोमेटिकली एक और बार लिख देगा डॉट लाइक mgm.co.in। तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, ये मैं बता चुका क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली .mgm.co.in ऑटोमेटिकली इस इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेम के अंदर। बट वैल्यू मुझे पूरी कॉपी करनी पड़ेगी। करेक्ट। कॉपी, एंड यहाँ पे आके मैं करूँगा पेस्ट। ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है। अभी मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जब ये डीएनएस अपडेट हो जाएगा तो एडब्ल्यूएस चेक करेगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर वैलिडेशन हो चुका है, मतलब ये रिकॉर्ड इस डोमेन नेम में जाके क्रिएट हो सकता है, ये ऑथेंटिकेट है, ये प्रॉपर है। तो ये उसको क्या कर देगा, इस सर्टिफिकेट को कर देगा वैलिडेट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा इशूड, आपका सर्टिफिकेट इशूड हो चुका है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लाइक मान के चलो मैक्सिमम 5 मिनट मान लो, बट कभी कभी 1-2 मिनट में भी हो जाता है, मैक्सिमम 5 मिनट्स मान के चलो। ठीक है। तो चलो जब तक हमारा सर्टिफिकेट क्रिएट होता है तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट पढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब अब मेरा जो कंसेप्ट था वो ये था कि मुझे उसको सिक्योर करना है। अब सिक्योर करना है तो आपको ये तो पता ही होगा कि जब आपका HTTP पे काम करता है तो वो कौन से पोर्ट पे लिसन करता है, बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे लिसन करता है। ठीक है। और जब आपका HTTPS पे काम करता है तो वो कौन से पोर्ट पे लिसन करता है, 443 पोर्ट पे लिसन करता है। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लोड बैलेंसर में एक लिसनर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि 443 पे लिसन करे, क्योंकि मेरा जो प्रोटोकॉल होगा वो होगा HTTPS। समझ रहे हो? तो ये तो अभी 80 पे था, ये नॉट सिक्योर था। अब मुझे किस पे करना है, मुझे करना है HTTPS पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे करूंगा ऐड लिसनर। ठीक है। जब भी आपको लिसनर ऐड करना है तो आप क्लिक करोगे ऐड लिसनर पे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है HTTPS। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो अपने आप आ जाएगा 443। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपका प्रोटोकॉल हो गया 443, तो आपको जो ट्रैफिक है वो आपको किस पे भेजना है, मैं बोलूंगा कि मुझे इस टारगेट ग्रुप पे भेजना है, वेबसाइट TG पे। ठीक है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो ये पूछेगा कि मुझे ना सर्टिफिकेट ला के दो, क्योंकि आप 443 यूज कर रहे हो तो उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट लगेगा, और जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके डोमेन नेम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। करेक्ट, उसमें आपका डोमेन नेम होना चाहिए। करेक्ट। तो वो सर्टिफिकेट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ये इशूड होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको अटैच कर पाएंगे। तो ये देखो ये हो गया इशूड, ग्रीन हो गया ना, मतलब वैलिडेशन प्रॉपर हो गया। अब ये वैलिडेशन प्रॉपर हो गया तो मैं यहाँ से अपने, क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सोर्स ACM यूज कर रहा हूँ। ठीक है। आप सर्टिफिकेट इंपोर्ट भी कर सकते हो, पर आपको वो सर्टिफिकेट आपको पहले आपके डोमेन नेम से लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको होस्टेड है। ठीक है। तो इसलिए AWS की सर्विस मेरे को सही लगती है ACM वाली, अगर आप AWS पे काम कर रहे हो तो। कहीं और काम कर रहे हो किसी और अकाउंट पे तो वहाँ पे आपको उसकी सर्विस मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलती तो आप सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर सकते हो ACM पे भी। ठीक है। तो ये कभी और मैं कवर करूंगा कैसे करते हैं इंपोर्ट।
ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे किया फ्रॉम ACM, और यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट कर लिया मेरा सर्टिफिकेट, दैट्स इट, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया ऐड। ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ प्रॉपर चला, बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि सर इसने मुझे इशू क्यों नहीं दिया रीचेबल का, क्योंकि जब मैंने 80 पोर्ट का क्रिएट किया था प्रीवियस वीडियो में तो मुझे इसने रीचेबल का इशू दिया था, करेक्ट। तो अभी क्यों नहीं दिया, क्योंकि अभी जो मैंने अटैच किया है वहां पे ये ऑल लिखा हुआ था। एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं और इसको भी निकालते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये बना रखा था बस। तो इसको एक बार सेव करते हैं बस। ठीक है। तो अगर मैं अब मेरे लोड बैलेंसर पे जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नॉट रीचेबल, क्योंकि मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में 443 पे कोई पोर्ट अलाउ ही नहीं था, ओपन ही नहीं था। ठीक है। ये 80 पोर्ट जब हमने क्रिएट किया था, याद करो, लोड बैलेंसर तब था। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, HTTPS पे अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक एनीवेयर और सेव रूट। अब मैंने 443 पे अलाउ कर दिया, तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हो गया। ठीक है। अब बोलोगे सर आपने सर्टिफिकेट अटैच कर दिया, आपने 443 पे चल दिया, रख कर दिया, अब क्या आपका एप्लीकेशन सिक्योर हो गया? चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सिक्योर हुआ या नहीं हुआ। अभी चल रहा था किस पे, लाइक अभी चल रहा था नॉट सिक्योर, मतलब HTTP पे चल रहा था ये, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है। तो ये चल रहा होगा अभी HTTP पे। ठीक है, ये पूरा आ नहीं रहा है, बट ये नॉट सिक्योर है, तो HTTP पे चल रहा था। अब इसको हम करते हैं HTTPS पे रन। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ mgem.co.in। ठीक है। सॉरी, क्योंकि अभी इसने क्या लिया, mgem.co.in, पर ऐसा कोई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं, मेरे पास क्या है, मेरे पास है www। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, और यहाँ पे आके मैंने इसको हिट किया। अब मेरा सर्टिफिकेट प्रॉपर चल रहा है, और मेरा वेबसाइट क्या है, सिक्योर है, दिखाता हूँ, दिख रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। ये किस पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है HTTPS पे। तो ऐसे आपका इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट लगता है, और ऐसे आपकी वेबसाइट सिक्योर होती है। तो ये आपकी प्रॉपर वेबसाइट है जो सिक्योर है। ठीक है। और ये आपकी वो वेबसाइट है जो अनसिक्योर है। तो मैंने आपको दोनों दिखा दिया, आपको मैंने 80 पोर्ट पे भी दिखा दिया, आपको मैंने 443 पे भी दिखा दिया। अब आप चाहते हो कि आपका जो 80 पोर्ट वाला आप नहीं चाहते, तो आप इसको डिलीट कर दो, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो 443 पे चले बस। तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप एक रूल क्रिएट कर दो कि अगर कोई 80 पोर्ट पे आता है तो उसको 443 पोर्ट पे रीडायरेक्ट कर दो। राइट, तो आप वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है, हेलो डेवॉप्स, देखो सिक्योर है यहाँ पे। देखो मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ मेरा, कभी आपने देखा हो तो। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, www.amazon.co.in। करेक्ट। और जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, अमेजोन ने, क्योंकि मैंने ACM से यूज किया था। करेक्ट। तो ये प्रॉपर चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये आपका सर्टिफिकेट क्या, आपकी जो वेबसाइट है प्रॉपर सिक्योर वेबसाइट है। अब आप इसको अपने प्रोजेक्ट में डालो, ये आपका एकदम बेस्ट प्रोजेक्ट है, और इसको रिज्यूमे में आप ऐड करोगे तो पक्की बात है वो समझ जाएगा कि इसको सब नॉलेज है, इसको कैसे एक एप्लीकेशन होस्ट करना है, कैसे उसको सिक्योर करना है, वो सब इसको पता है। ठीक है। बट अभी भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट और भी है, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में बहुत काम आते हैं। कि अभी तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रूल है, क्योंकि ये रूल दिख रहे हैं ना आपको कैसे। अब आप सोच रहे होगे सर आपने जो लिखा है www.mgm.co.in, तो लोड बैलेंसर ने उस पर ट्रैफिक कैसे भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कोई रूल ही नहीं लिखा कि इससे ट्रैफिक आए तो उस पर भेज दे। तो यहाँ पे एक रूल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है कि किसी से भी आए। ठीक है। डिफॉल्ट मतलब कहीं से भी आए, किसी भी डोमेन नेम से आए तो उसको अलाउ कर दे। बट यहाँ तक पहुंचने का रास्ता कौन बताएगा, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता तो इसको यही बताएगा ना, ये GoDaddy, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैपिंग कर रखी है इसकी, तभी तो पहुंच पाएगा यहाँ तक। तो यहाँ जैसे ही पहुंचेगा इस लोड बैलेंसर के पास, तो इस लोड बैलेंसर को बोलेगा कि रिक्वेस्ट आ रही है www.mgm.co.in के साथ। तो ये रूल मैच करेगा। इफ ये बोलेगा कि हाँ भाई आने दो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ बोल रहा है सारे रूल को अलाउ कर दूंगा, तो ये जैसे यहाँ पहुंचेगा ये इसको अलाउ कर देगा, और ट्रैफिक को भेज देगा इस वेबसाइट के ऊपर, इस टारगेट ग्रुप के ऊपर, और इसके पीछे अपना मशीन चल रहा है।
ठीक है, इसके पीछे क्या चल रहा है, अपना मशीन। ठीक है, इसके पीछे अपना मशीन चल रहा है, ये रहा मशीन, ये रहा, और रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे जा रही है। अगर आप अभी लॉग चेक करोगे ना इस मशीन में लॉग इन करके, तो आपको लॉग भी दिखेगा, आपका जो वेबसाइट है वो प्रॉपर हो गया। समझ रहे हो? तो ये आपका लोड बैलेंसर ऐसे काम करता है। ठीक है, मतलब ऐसे आप अपने एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हो ऑन HTTPS। तो ये हो गया आपका होस्टिंग का पार्ट। बट ये आपका, ठीक है, ये हो गया आपका इसका पूरा एक वेबसाइट कैसे सिक्योर कर सकता है। बट हमने ये भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया, हमने सब देख लिया, बट अभी हमारा पूरा ऑटो, मतलब मान लो हमारा 90% प्रोजेक्ट रेडी हो गया। ठीक है, बट इस प्रोजेक्ट में अभी एक और पार्ट बचा है। क्या बचा है कि सर अभी तो हमने यहाँ पे जो इंफ्रा क्रिएट किया है उसके अंदर अभी तो एक ही सर्वर है। ठीक है, और कल को मान लो कि मेरी मशीन पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, ठीक है, लाइक mgm.co.in पे बहुत सारे लोग हिट कर रहे हैं, तो मेरी एक मशीन इतना लोड नहीं झेल पाएगी। ठीक है, और वो मशीन अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगी, बोल देगी भाई मेरा सब कुछ कंज्यूम हो चुका है, मेरी अब हिम्मत नहीं है भाई चलने की। ठीक है, मेरे को और दो रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपके पास स्केलिंग का ऑप्शन आता है, या तो आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करो या फिर आप वर्टिकल स्केलिंग करो। ठीक है, और ये मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के वीडियो में, जो कि हमारा होगा फाइनल ऑलमोस्ट। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा मशीन ऑटो स्केल कैसे होता है अपने आप, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है, मतलब लोड अगर मशीन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है तो। ठीक है, तो और उस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप रिज्यूमे में इसको कैसे ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने कमेंट में बता दिया था, किसी ने पूछा था सर इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आप इस रिज्यूमे को वैसे उसमें ऐड कर सकते हो। और अगर ये पूरा आर्किटेक्चर आप टेराफॉर्म से और बनाओगे तो आपका रिज्यूम और अच्छा हो जाएगा। पता है, वो लेगा कि इसको टेराफॉर्म से भी आता है और उसको पूरा मैनुअली भी पता है प्रोसेस की कैसे काम होता है। ठीक है गाइस, तो आप इसको डालो रिज्यूमे में, आप और आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ और इसको पूरा समझो। ठीक है, और आप एक डोमेन नेम खरीद लेना। ठीक है, और एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, तो अभी जो मैंने क्रिएट किया है ना, ये डोमेन नेम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और इसमें कुछ प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? अगर मुझे mgm.co.in के साथ ही मेरे को एप्लीकेशन को रन करना है, मुझे सब डोमेन नहीं चाहिए, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा? राइट, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे। ये गोरिया डी बोलता है, गोरिया डी सपोर्ट नहीं करता वैसा डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, गोरिया डी बोलता है कि आप एक डोमेन नेम क्रिएट करो ऐसा, और आप फॉरवर्डिंग करो, तो ये थोड़ा अलग कंसेप्ट हो जाएगा। तो क्या होता है गाइस, कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है कि हम हमारे डोमेन नेम को ना रूट 53 पे होस्ट कर लेते हैं, और वहां पे जाके, क्योंकि अब जो रूट 53 है वो किसका सर्विस है, वो AWS का सर्विस है, और AWS का लोड बैलेंसर भी सर्विस है, तो आराम से क्या होता है वहां पे ना डायरेक्ट क्रिएट ए रिकॉर्ड करके, वहां पे क्या होता है एक एंट्री क्रिएट हो जाती है, जिससे आप mgm.co.in के साथ आपका एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन चला सकते हो। करेक्ट, तो वो एक अलग प्रोसेस हो गया। ठीक है, ठीक है, आप इसको करो, ये भी बहुत बेस्ट है, आप इसको बताओगे तो समझ जाएंगे हाँ कि हाँ भाई इस बंदे को आता है। ठीक है, इसको इतना नॉलेज है, मतलब आता है इसको। ठीक है, अगर इस आपको इसमें आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्केल अप कैसे होता है और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या वर्टिकल स्केलिंग कैसे होता है। ठीक है, सो टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर।